हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास। आज अपन देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3, ठीक है, जिसमें अपन बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। हमने जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, क्या चीज़ बताई थी अपने लास्ट क्लास के अंदर, अपन ने बात किया था एनर्जी इन डिफरेंट लेवल के बारे में। बात समझ में आई थी सबको? एनर्जी इन डिफरेंट लेवल, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे अपन ने एनर्जीज़ देखी थी किसी भी एटम की, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। क्योंकि भाई साहब बोर साहब ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही उनकी थ्योरी क्या थी भाई साहब, एकदम प्रूवन थी, एकदम सिद्ध थी। ठीक, अब अगर बात करें एनर्जी इन डिफरेंट लेवल में, अपन ने क्या देखा था, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बारे में देखा था और एनर्जीज देखी थी डिफरेंट लेवल में। ये हमारे एनर्जी स्टेट थी, ठीक है, ये थोड़ी सी कर्व ही होती हैं लेकिन अपन इनको बनाएंगे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ठीक, हमने देखा था ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 है। तो मैंने देखा था जो ग्राउंड स्टेट, इसको अपन को जो फर्स्ट स्टेट होती है n=1, इसको बोलते हैं के सेल, इसको बोलते हैं L M N, ये तो अपन जानते हैं, केमिस्ट्री में तो आपने पढ़ा है एटम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब ये जो हमारी फर्स्ट स्टेट होती है, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, ग्राउंड स्टेट नाम दिया था। और यहाँ पर हमने बोला था कि ये हमारी एक्साइटेड स्टेट नहीं होती, ये हमारी कैसी स्टेट होती है भाई साहब, ग्राउंड स्टेट होती है, लेकिन ये हमारी एक्साइटेड स्टेट नहीं होती। यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इस ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है। एनर्जी हमने निकाली थी कि टोटल एनर्जी कितनी आती है भाई साहब, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। अगर सेकंड स्टेट की बात करें हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो वो आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ आती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ आती है हमारी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एट सो ऑन, आगे ऐसे ऐसे चलती जाती हैं इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट पे एनर्जी अपन ने क्या मान ली थी भाई साहब, 0 मान ली थी। ठीक है, तो मैंने बोला था अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी स्टेट से यानी ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, यानी कि मान लीजिए ये n=1 से 2 में जाना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे और ये जो एनर्जी होगी ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। ये प्रोसेस अपन ने क्या बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है भाई साहब, एक्साइटेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक, अब मान लीजिए हमने किसी भी फोटोन को इतनी एनर्जी दे दी कि वो सीधे कहाँ से, n=1 से 4 में चला गया, n=1 से 4 में चला गया। तो भाई साहब जो हायर एनर्जी लेवल होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, हमने बताया था ना। और इलेक्ट्रॉन क्या रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं। तो भाई साहब ये अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही यहाँ रुक पाते हैं, ये चीज़ हमने बताई थी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करना चाहते हैं, नीचे आना चाहते हैं। तो भाई साहब हमने इसको इतनी एनर्जी दी, कितनी एनर्जी, इन दोनों के गैपिंग के, क्या वो एनर्जी इन दोनों गैपिंग के बराबर होगी, यानी अगर हम लोग बात करें तो ये किसके बराबर होगी, इस एनर्जी स्टेट और इस एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है उनका अगर अपन डिफरेंस निकाल लें, यानी E4 - E1, तो वो क्या आ जाएगी, अगर इतनी एनर्जी हम लोग इसको देते हैं तो ये n=1 से सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, 4 में पहुँच जाएगा। बात समझ में आती है? तो अब देखिए ये इसने क्या किया भाई साहब, इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया, इसने क्या किया, इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया। तब जब फोटोन एब्जॉर्ब किया तो n=1 से 4 में चला गया। इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है, तो इसमें जो स्पेक्ट्रम बना, इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसने केवल एक लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, लेकिन जब ये नीचे आता है तो नीचे आते समय ये क्या करता है, तरह तरह के फोटोन भाई साहब एमिट करता है, ठीक है। डिफरेंट एनर्जी लेवल के फोटोन क्या करता है, एमिट करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये डायरेक्ट कहाँ चला गया है, n=1 से 4 में चला गया है। कितनी एनर्जी लेके भाई साहब, इन दोनों स्टेट की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी लेके ये सीधे कहाँ चला गया है, सीधे ये चला गया n=4 में। अब ये आना चाहता है ग्राउंड स्टेट में, तो जाने के केवल इसके पास कितने तरीके थे, एक तरीका, अगर इतनी एनर्जी मिली तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा इस स्टेट में, ठीक। लेकिन आने के इसके पास कई सारे तरीके हैं, यानी कि जब ये आता है ना तो ये बोलता है पहले भाई साहब मैं यहाँ जा सकता हूँ, उसके बाद में भाई साहब यहाँ जा सकता हूँ, उसके बाद में यहाँ ऐसे भी पहुँच सकता है, या फिर वो बोलेगा मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूद सकता हूँ, या तो फिर वो बोलेगा कि भाई साहब मैं डायरेक्ट यहाँ से लेके डायरेक्ट नीचे भी कूद सकता हूँ।
ठीक है। या फिर वो बोलेगा क्या चीज़, एक चीज़ वो और बोल सकता है कि भाई साहब मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, उसके बाद यहाँ से मैं ऐसे नीचे कूद जाऊँगा। तो भाई साहब कितने तरीके मिले इसको, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके n=1 यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके एनर्जी लेवल n=4 में जाता है, तो उसके पास जाने का तो केवल एक तरीका, लेकिन आने का कितने तरीके, 6 तरीके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हायर एनर्जी लेवल से जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी एक्साइटेशन। ये प्रोसेस हमने बताई थी अपने पिछले लेक्चर में, ठीक है। पिछला लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो ये जो हम लोगों को डिफरेंट फोटॉन्स मिले, अब हम अगर बात करें तो ये क्या है, अगर ये इस स्टेट से इस स्टेट में आता है तो ये एक अलग एनर्जी का फोटोन क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो ये एक अलग एनर्जी का फोटोन निकालेगा, ये एक अलग एनर्जी का फोटोन है, ये एक अलग एनर्जी का फोटोन है, ये एक अलग एनर्जी का फोटोन है, अगेन ये एक अलग एनर्जी का फोटोन, यानी कि ये 6 अलग अलग एनर्जी के फोटोन एमिट कर सकता है जब ये डी एक्साइट होगा, जब ये डी एक्साइट होकर वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो आप लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये जो हमको डिफरेंट फोटोन मिले, ये सब कैसे फोटोन हमारे एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलते हैं। आप बोलते नहीं है कि फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है। जैसे हमने बोला था गैस में कुछ हुआ तो गैस के कुछ पार्ट को इसने क्या कर दिया, एमिट कर दिया। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था ना, तो उसमें बताया था इसने क्या किया था, गैस के कुछ पार्ट को एमिट कर दिया, यानी कि उसमें से क्या हुआ भाई साहब, कुछ इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट की और डी एक्साइट होकर कहाँ आ गए, डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आए। तो डिफरेंट नंबर ऑफ फोटोन जो हमको मिले उन्होंने क्या बना दिया, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है। और इनको अपन ने नाम दिया था क्या, स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर फोटॉन्स। हमने क्या नाम दिया था, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर फोटोन। याद है, नहीं याद है? याद नहीं है तो भाई साहब पहला लेक्चर देखिए और फटाक से याद करिए, ठीक है। और याद है तो आराम से मस्त अभी मज़ा आ रही होगी आपको पढ़ने में, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमको क्या मिले भाई साहब, डिफरेंट फोटोन मिले, इनको अपन ने नाम दिया डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसके पास वापस आने के कितने तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यानी डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने बताया था कि हम लोगों को जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें कैसी लाइंस मिलती हैं, ब्राइट लाइंस मिलती हैं। और जो ब्राइट लाइंस मिलती हैं उनकी जो संख्या होती है, यानी जो नंबर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि भाई साहब इसने फोटोन तो केवल एक ही एब्जॉर्ब किया है ना, यानी इसके पास जाने का केवल एक तरीका था, केवल इतनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तभी जाएगा वहाँ पे। तो जाने का केवल एक तरीका, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो फोटोन मिलेगा वो केवल इसी एनर्जी का मिलेगा, लेकिन जब वापस आएगा तो डिफरेंट एनर्जी के फोटोन मिलेंगे। तो जो हमारा हम बोलेंगे जो एमिशन स्पेक्ट्रम में जो हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी वो डिफरेंट एनर्जी की मिलेंगी और वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज़्यादा मिलेंगी। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। तो ये होता है डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो क्या करता है, तरह के फोटोन एमिट करता है। और इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि कितने फोटोन एमिट कर सकता है। बात समझ में? जैसे यहाँ पर हमको पता है कि ये अगर 4 से 1 में जाएगा तो इसके पास 6 तरीके हैं। तो हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या नंबर ऑफ फोटोन पता कर सकते हैं। उसको हम लोग लिखते हैं NC2। इसका मतलब क्या होता है, बाइनोमियल में आप लोग ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर क्लास में, ठीक है। NC2 का मतलब होता है n(n-1/2), ठीक है। अब जैसे आपको पता है भाई साहब किस में गया है, 1 से 4 में गया है, तो n क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, या फिर बोल सकते हैं ये है n क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स हैं हमारी, कि कौन सी स्टेट में है, कौन से ऑर्बिट में है। तो n क्या है भैया, n है 4 में गया है, कितने में गया है, 4 में। तो 4 से इसको आना है 1 में, तो n की वैल्यू कितनी है, 4 रखेंगे तो 4 × 4 - 1/2, तो 4×12/2, यानी कि 6। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, डिफरेंट 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी हमको, यानी कि 6 डिफरेंट फोटोन मिलेंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई साहब, डिफरेंट फोटोन का या फिर डिफरेंट एटम का, ठीक है, क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आता है, इस फॉर्मूले के जरिए, ठीक है। तो आप लोग ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद इसको नोट करेंगे, ठीक है। सफाई से थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे और इसको नोट करेंगे बढ़िया से।
बात समझ में आ रही है? नोट करिए इसको। तो इस तरीके से भाई साहब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फोटोन के एनर्जी को या फिर हम लोग किसी भी फोटोन के नंबर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना इतनी? चलिए नोट हो गया ये। अब इसके बाद क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अब आप लोग निकाल लेंगे ना, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो भाई साहब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट करेगा। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए भाई साहब। हाइड्रोजन लाइक एटम आर एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, आर एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, आर एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, maximum number of different photon we can get maximum number of different photon we get। आपसे बोल रहा है कि भाई साहब कोई हमारा फोटोन है, ठीक है, सॉरी कोई हमारा हाइड्रोजन एटम है, वो क्या कर रहा है, किस में जा रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो n इक्वल टू 2 क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 क्या होती है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 क्या होती है भाई साहब, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया ना कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट से अगर वो नीचे जाता है किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में जब जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 2, ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन में, यानी 4 इंटू 3 अपॉन में 3, यानी जो अभी हमने बताया वही वाला आ गया, यानी 12 अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 6, यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। अब मैं बोलूँगा अगर वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, मैं बोल दूँगा अगर वो n इक्वल टू 5 से ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 में आ रहा है तो कितने डिफरेंट नंबर ऑफ फोटोन मिलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 करेंगे तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेंगी, 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन में 2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, 10 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे अपॉन में 2 करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 10 डिफरेंट लाइन मिलेंगी। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये केवल और केवल फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से सीधे ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है ना कि हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो वो किसी हायर एनर्जी स्टेट n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो किसके लिए एप्लीकेबल, भाई ये जो फॉर्मूला हमने लिखवाया ये ओनली फॉर, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट। किसके लिए है, ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट, आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन अगर अपन बात करें कि वो किसी हायर एनर्जी स्टेट से, या फिर हम बोल सकते हैं किसी हायर एनर्जी स्टेट से किसी लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो लोअर एनर्जी स्टेट तो सबसे पहले ये ग्राउंड होती है। लेकिन ग्राउंड स्टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये n इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो n इक्वल टू 5 से ये कहाँ आ रहा है, 2 में आ रहा है, या फिर मैं मान लिया 3 में आ रहा है, n इक्वल टू 3 में आ रहा है। तो भाई ये जब 5 से 3 में आएगा तब भी तो ये क्या करेगा, फोटोन को एमिट करेगा ना, फोटोन एमिट करेगा, यानी तब भी हमको डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। तो अगर वो 5 से 3 में आ रहा है तो भाई साहब इसके लिए क्या होना चाहिए, एक जनरल फार्मूला होना चाहिए ना हमारे पास। तो जनरल फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन के जनरल फार्मूले की, तो जनरल फार्मूला क्या होता है, देखिए ग्राउंड स्टेट का फॉर्मूला तो याद हो गया, क्या होता है, n माइनस 1 इंटू अपॉन में 2, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है, जनरल फार्मूले की, जनरल फार्मूला ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे अपन क्या बात कर सकते हैं कि भाई साहब जो अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे बोल देंगे n2 स्टेट, किसी n2 स्टेट से यानी हायर एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी को हम लोग क्या मान रहे हैं n2, एंड लोअर एनर्जी को मान रहे हैं n1, तो किसी n2 स्टेट से n1 स्टेट में जाता है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं n2 माइनस n1 मल्टीप्लाई में n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2,
ये हो जाता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, क्या कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने का। जैसे अगर मैं बोलूँ, हमने बोल दिया भाई सब क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 9 से n इज इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है 5 में आ रहा है, या मैंने बोल दिया n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो बताइए यहाँ से कितनी डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिलेंगी। तो हम बोलेंगे 9 से आ रहा है तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, n2 में जा रहा है तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे रखिए भैया फॉर्मूले में n2 की वैल्यू 9 माइनस का 2 ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लिकेशन में 9 माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 1 8 अपॉन में 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ से हो जाएगा 4 सत्ते 28, यानी कि 28 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी डिफरेंट जब कोई, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन 9 से 9 एनर्जी स्टेट से जाएगा, यानी कि 9th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में क्या करेगा आएगा, ठीक है, डी एक्साइट होके आएगा, तो हमको कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी 28। अगर आपको भैया जनरल फॉर्मूला का आपको पता करना है कि ये सही है या गलत, तो हमने क्या बताया था, अगर n इज इक्वल टू 4 से 1 में आता है, यानी 4 से सीधे कहाँ आता है ग्राउंड स्टेट में, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलती हैं डिफरेंट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या रख देंगे 4, क्योंकि भाई 4 से आ रहा है किसमें 1 में, तो n1 की वैल्यू क्या रख दी हमने 1, हमको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए n2 की जगह पर 4 रखोगे, माइनस n1 की जगह पर 1 रखोगे, इनटू यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, n2 की जगह पर कितना रखोगे 4 माइनस का 1 प्लस का 1 अपॉन में 2, ये करेंगे आप लोग। तो जब ये करेंगे तो देखिए आएगा क्या, देखिए यहाँ पे जब आप लोग ये करेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, इंटू में 4 में से 1 गया 3 और प्लस 1 किया तो कितना हो गया 4 अपॉन में 2, यानी कि 12 अपॉन में 2, यानी कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिली 6, यानी कि हमने जो जनरल फॉर्मूला लिखा है वो क्या सही है, ठीक है। तो 9 से अगर किस में आता है भाई साहब 2 में आता है तो हमको 28 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं अब आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब हमने जो हम आपको पढ़ाया था एनर्जी इन डिफरेंट लेवल अपने पिछले लेक्चर में, उसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, assume the potential energy of ground state, assume the potential energy of ground state, assume the potential energy of ground state to be zero, calculate the new potential energy, kinetic energy and total energy for hydrogen atom। आपसे बोल रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया जाए 0 कर दिया जाए। ग्राउंड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया जा रहा है भाई साहब 0। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी एंड टोटल एनर्जी आएगी नई वाली, वो क्या होगी, हमने बोल दिया भाई साहब ये डिफरेंट एटम की पहले हम लोग एनर्जी स्टेट बना लेते हैं, सॉरी डिफरेंट एनर्जी स्टेट बना रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की हमने क्या बना ली भाई साहब, डिफरेंट एनर्जी स्टेट बना ली, ठीक। तो हमने बोल दिया भाई साहब ये n इज इक्वल टू 1 है, यानी ये क्या है ग्राउंड स्टेट है, ठीक। ये क्या है n इज इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट की बात करें हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो हम लोग एनर्जी क्या जानते हैं भाई साहब, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जनरल फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एंड फर्स्ट एनर्जी स्टेट में है तो इसकी एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, यानी कि जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो आती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आती है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे जो आती है वो आती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो आपसे क्या बोल रहा है भाई साहब कि जब हमने ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली तो उसकी जो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है नई वाली वो क्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, समझ में तो आ गया ना। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए डिफरेंट एनर्जी पता चल गई क्या होती है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया भाई साहब,
यहाँ पे बना देते हैं इसको, देखिएगा। ठीक, ये तो आप समझ गए, 1 2 3 4। ठीक है, n की वैल्यू -13.6 माइनस का 3.4, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही है ना। चलिए, अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इनिशियली मैं क्या करूँगा, इनिशियली मैं करूँगा जब हमने ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मानी। हमने क्या बोला इनिशियली हमने क्या बोला कि इफ़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ऐसे लिख देंगे ग्राउंड स्टेट को GS से। ठीक है, ग्राउंड स्टेट डज नॉट 0। ठीक है, हमने क्या किया, इनिशियली जब ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मानी, तो भाई साहब जो एनर्जीज होंगी वो तो क्या होंगी, हमारी सेम रहेंगी। यानी अगर हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखें, तो इनकी वैल्यू क्या आएंगी भाई साहब, सेम आएंगी ना। इनिशियली तो क्या आएंगी, सेम। तो टोटल एनर्जी की अगर बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये सब क्या है, हमारी टोटल एनर्जी। अच्छा, आपको एक रिजल्ट मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, वो रिजल्ट याद है कि नहीं, कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 के। ये आप लोग जानते हैं, ये रिजल्ट मैंने बताया। अरे भाई याद है कि नहीं, याद है ना। चलिए, अगर अपन टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी का कितनी है, माइनस का 13.6, नीचे से लिखते हैं ना, n=1 की बात करें तो यहाँ कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ऊपर n=2 में बात करें तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने क्या बोला कि भाई साहब जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो हम बोलेंगे जितनी टोटल एनर्जी होगी उतनी क्या होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो प्लस में होगी। मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है यहाँ पे। टोटल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव में आती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ लिखेंगे प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम सब क्या भर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन भर रहे हैं जब हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मानी है। ठीक, अब अपन अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी की 2 टाइम हो जाएगी। ऐसा ही तो बोलेंगे कि अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2, यानी 2 टाइम हो जाएगी। तो भाई साहब आप लोग इसका 2 टाइम जब करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जीज आती हैं वो कितनी आती है, 27.2। ठीक है, 13.6 का करेंगे। अब जब इसका आप लोग करेंगे 2 टाइम तो 3.4 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 6.8। और ये सारी किस में आ रही है भाई साहब, माइनस में, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब अगर अपन बात करें इसका तो 1.51 इंटू 2 करेंगे तो 2 1 2 2 5 10 एंड 2 1 2 1 3, यानी 3.0 माइनस का 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे बात करें तो 0.85 इंटू 2 2 5 10 1 2 8 16 और 1 17 1 1.70, यानी यहाँ आ जाएगा 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई हमारी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मानी है। ये इनिशियल कंडीशन हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कि हमने जब पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे 0 मान ली है, हमने क्या किया, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे क्या मान ली है, 0। तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी ना, हाफ mv²। अरे भाई साहब जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी सेम रहेगी, हाफ mv²। तो भाई साहब जो हमने नई टोटल एनर्जी की बात की, यानी ये फाइनली कंडीशन, ये तो हो गई इनिशियल। अब अगर अपन फाइनल की बात करें, हमने क्या मान लिया है, ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया है। ठीक, तो जब हमने टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी न्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी न्यू लिखने के लिए देखा, तो हमने क्या देखा भाई साहब, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो तो क्या रहेगी, अनचेंज, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी ऐसे भर दूँ, 0.85 प्लस का 1.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस का कितना आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लस का कितना आ जाएगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जीज हो गई। ठीक, अब हम अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने ग्राउंड स्टेट में क्या मान ली है, 0। हमने ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली है,
ज़ीरो। तो अब आप बताइए भाई साहब, अगर ग्राउंड स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हुई तो इसके ऊपर वाले लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी टोटल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये तो हमने इनिशियल कंडीशन लिखी, क्वेश्चन तो अब आया ना, हमने क्या बताया, जब ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी क्या मान ली, ज़ीरो, तो भाई साहब आपको अब बताना है कि क्या चेंजेस आएगा। ठीक, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो कि वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में आप लोग ने पढ़ा हो गया, क्या पढ़ा होगा भाई साहब, देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट की, ठीक है, वो क्या करती है, डिपेंड करती है रेफरेंस लेवल या फिर रेफरेंस पॉइंट पर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस लेवल, या फिर हमने जो रेफरेंस पॉइंट माना हुआ, अगर इस पॉइंट को अपन ने क्या मान लिया है, रेफरेंस यानी कि बेस मान लिया है, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट के रेफरेंस में इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगी। लेकिन बट पोटेंशियल एनर्जी, बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट ले लिया है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो इसके रेफरेंस पॉइंट से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ रही है, हमने क्या माना भाई साहब, जो पोटेंशियल एनर्जी थी किसी पॉइंट की, वो रेफरेंस पॉइंट पे क्या करेगी, डिपेंडेंट करेगी, जो हमने रेफरेंस माना है, जिसके बेसिस पे हमने क्या किया है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखी है। लेकिन अगर हम किसी भी दो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस लिखते हैं ना, तो जो डिफरेंस होता है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये वर्क पावर एनर्जी में आप लोग ने पढ़ा होगा ये थ्योरम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो भाई साहब जब हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन क्या, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, बट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, तो हम बोलेंगे भाई साहब जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट, यानी अगर मैं इस डिफरेंस को निकालूं तो ये डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, भले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। अब ये यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेफरेंस है इन एनर्जी लेवल्स का वो क्या है, 27.2, तो ग्राउंड स्टेट क्या है इसका, रेफरेंस लेवल, तो यहाँ पे इसके लिए रेफरेंस लेवल क्या हो जाएगा, न्यू वाला जीरो। तो जीरो का अगर हम लोग रेफरेंस लेवल देखें और इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिखें, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो क्या करेगी, इस पे क्या, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, जो नई वाली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, लेकिन बट अगर हम उस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं रेफरेंस लेवल से, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा रेफरेंस लेवल। बात समझ में आ रही, यानी अगर मैं इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकालता हूँ और इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकालता हूँ तो वो सेम आता है, वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंडेंट नहीं करता। क्या बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे नई वाली एनर्जी जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो भाई साहब जब आप लोग इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि मैं कहाँ पे लिखूँ कहाँ पे लिखूँ, ये वाला रिजल्ट मैं रफ करता हूँ। ठीक है, आपको नोट करना तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं जब इनका डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस देखिए क्या निकालूंगा, 27.2 में से जब मैं 6.8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 0 1 सॉरी 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20.4। यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई साहब, जो न्यू वाली पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस का 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आएगी कि नहीं आएगी। तो भाई साहब जो इसका हमने डिफरेंस देखा वो क्या है, माइनस का 20.4, तो नई वाली पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो क्या है, माइनस का, तो क्योंकि भाई 20.4 में से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 20.4 ही आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या रहेगा इन दोनों का, सेम। अब मैं अगर बात करूँ 3 पॉइंट यानी कि अगले वाले स्टेप की बात करूँ तो भाई साहब मैं क्या करूँगा, 27.2 को मैं से सब्ट्रैक्ट करूँगा कितना, 3.02, तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 10 में से 2 जाएगा 8 1, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा 4 एंड 2, 24.18, यानी कि जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो सेकंड लेवल की अपन की एनर्जी आएगी इसकी n=3 की, वो कितनी आ जाएगी हमारी, या फिर बोल सकता हूँ सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, नई वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है,
तो कितना आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई ना कि डिफरेंस भैया रेफरेंस लेवल पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, लेकिन ये एनर्जी रेफरेंस लेवल पे क्या करेंगी, डिपेंडेंट होगी। ये आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा हुआ है, यानी वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है आपका वो आपने उसमें पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो बता तो दिया ना आपको, अच्छे से समझ में आ गया ना कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंडेंट करती है, लेकिन इनका डिफरेंट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए पढ़ लिया आपने यहाँ पे। चलिए अब अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 70.0, यानी अगर हम लोग 27.2 में से 1.70 है ना, 1.70 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आता है 12 में से 7 गया भाई साहब, कितना बचेगा 5, 6 में से 1 गया 5 एंड 2, 25.50, यानी कि ये वाली जो न्यू हमारी पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितनी आ जाती है, 20.550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या माइनस में आती है। अब अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, इन दोनों को ऐड करो फटाफट से, ऐड करोगे तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो भाई साहब कितना आएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये माइनस भाई साहब मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में किस वजह से लगता है, बाउंडेड ऑर्बिट होते हैं। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करिए जल्दी से, तो 20 और 3 4 4 8, और यहाँ से हो जाएगा 23.4 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। अब इनको अपन ऐड करेंगे तो 8 1 9, 5 1 6 और 24 1 25, क्या 25.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 8 5 13 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6 एंड यहाँ से हो जाएगा 2, यानी माइनस का 26.35, और ये आएगी हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से जब अगर हम लोग ग्राउंड लेवल की पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में ये सारा डिफरेंस आता है। क्वेश्चन समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था ना, बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिया। ठीक, तो नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे अगर मान लीजिए कोई भी एनर्जी, ठीक है, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी स्टेट में है, और हायर एनर्जी स्टेट से जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में डी एक्साइट होके आता है, तो इसमें बोल सकता है कि भाई साहब किस वेवलेंथ की एनर्जी वो एमिट करता है, या किस वेवलेंथ का किस फ्रिक्वेंसी का फोटोन वो एमिट करता है। तो ये कैसे हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी में वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स की। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन, विड्रॉइंग द wavelength which hydrogen atom if the electron makes a transition from n is equal to 4 to n is equal to 2, n is equal to 4 to n is equal to 2, ठीक है, if the electron makes a transition n is equal to 4 to n is equal to 2, बात समझ में आ रही है। यानी कि आपसे बोल रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर, यानी कि ट्रांजिशन उसका किससे होता है भाई साहब, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में उसका ट्रांजिशन होता है, तब आपसे वो बोल रहा है कि उसकी वो किस वेवलेंथ की लाइट या फिर किस वेवलेंथ का फोटोन एमिट करता है। तो क्या करेंगे भाई साहब, आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है, डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। ये n इज इक्वल टू 4 है, तो भाई साहब ये n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 4 से जब 2 में कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है, तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा, यानी जो एनर्जी का जिस एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, क्या वो एनर्जी इन दोनों लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी, हम ऐसा बोल सकते नहीं। तो भाई साहब क्या हम इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस नहीं पता कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए जानते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड जो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 1, ये एक्साइटेड स्टेट नहीं हो सकती, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो भाई साहब अगर n इज इक्वल टू 4 से किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो क्या हम इन दोनों के एनर्जी लेवल यानी ये दोनों जो स्टेट्स हैं इनके एनर्जी लेवल का डिफरेंस नहीं पता कर सकता? अरे भाई इसकी अगर इतनी एनर्जी है, इसकी अगर इतनी एनर्जी है, तो अगर मैं डिफरेंस पता करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, E2 माइनस E1 लिखूँगा। यानी कि जिस स्टेट से जा रहा है और जिस स्टेट में जा रहा है उन एनर्जी का डिफरेंस पता कर लो। और फिर मैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानता हूँ भाई साहब, Sc अपॉन में लैम्डा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ बड़े ही आराम से। तो हम क्या करेंगे, पहले एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। तो जब आप एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3.4 में से 0.85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो जब करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकालेगा भाई साहब, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का ये फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से 2 में आएगा। तो मैं बोलूँगा भाई साहब जो इसकी चेंज इन एनर्जी है वो कितनी आ गई, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हम लोग इसकी लैम्डा नहीं निकाल सकते, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं Sc अपॉन में लैम्डा होता है। तो जो लैम्डा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, Sc अपॉन में कितना आता है भाई साहब, चेंज इन एनर्जी। और एनर्जी अपन को कितनी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। तो भाई साहब हम लोग रिजल्ट डायरेक्ट जानते हैं, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो तो लैम्डा आता है एंगस्ट्रॉम में, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 12,400। ये आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। 12,400 अपॉन में कितना होता है भाई साहब, एनर्जी हमको लिखना है, ठीक है। तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा ना, तो एनर्जी की वैल्यू दी है तो 2.55। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा आएगा वो किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितने एनर्जी का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन ने n इज इक्वल टू 4 में 2 से n इज इक्वल टू 4 से 2 में आने के लिए क्या किया है, एमिट किया है, उस एनर्जी की वेवलेंथ अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई साहब, एनर्जी की वेवलेंथ निकाल लिया। अगर फ्रिक्वेंसी पूछता तो फ्रिक्वेंसी अपन क्या जानते हैं, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई साहब, h अपॉन में चेंज इन एनर्जी। h की वैल्यू आप लोग जानते हैं 6.63। उसके बाद एनर्जी को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ये करते हैं और यहाँ से न्यू की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमसे लैम्डा पूछा, हमने लैम्डा कैलकुलेट कर दिया। कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी, कष्ट कुछ नहीं ना। चलिए, कोई भी दिक्कत, हैरानी, परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात समझ में आती है? चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, विच एनर्जी लेवल, अगला क्वेश्चन लिखिए, विच एनर्जी लेवल ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम, बेरिलियम क्या होगा भाई साहब, Be+3। ट्रिपली आयोनाइज्ड का मतलब क्या होगा, उस पर +3 चार्ज है, ठीक है। ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रेडियस, हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रेडियस as that of ground state of hydrogen atom, at that ground state of हाइड्रोजन एटम। आपसे बोल क्या रहा है भाई साहब, आपको ऑर्बिटल रेडियस बतानी है, यानी आपको ऑर्बिटल रेडियस को इक्वेट करना है। किसकी, बेरिलियम की यानी Be+3 की, एंड किसकी, हाइड्रोजन की। इनकी ऑर्बिटल रेडियस को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, और बताना है कि अगर ट्रिपली आयोनाइज्ड, ठीक है, बेरिलियम एटम की जो हमारी रेडियस है, अगर वो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की रेडियस से, ठीक है, क्या होती है, इक्वल है, तो भाई साहब जो बेरिलियम होगा ट्रिपली आयोनाइज्ड वो किस एनर्जी स्टेट में होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे भाई साहब जो ग्राउंड, आप लोग हाइड्रोजन एटम के लिए तो रेडियस जानते हैं कितनी होती है, 0.529 n²/z², ठीक है। और ये किस में आती है, एंगस्ट्रॉम। इज इक्वल टू में अगर आप लोग हाइड्रोजन के लिए लिखें तो 0.529, ठीक है, n²/z²। ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर आप लोग हाइड्रोजन, सॉरी ये एंगस्ट्रॉम होगा, अगर आप लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें तो n की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, और z क्या होता है, 1 ही होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। भाई साहब एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। अगर यहाँ पे बेरिलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, आप लोगों को पता होगा कितना होता है भाई साहब, 4 होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम रख देंगे
ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा ये, सॉरी एन स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर नहीं होगा, एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से एन स्क्वायर बाई जेड। अब यहाँ पे बात करेंगे बेरिलियम कौन सी स्टेट में होगा, यानी एन की वैल्यू हमको पता नहीं है कि कौन से ऑर्बिट में होगा बेरिलियम +3 यानी ट्रिपली आयोनाइज्ड। तो भाई साहब इनकी ऑर्बिटल रेडियस क्या है, इक्वेट करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से भाई साहब आया क्या, एन स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ पे बचा 1, तो इज इक्वल टू में 1 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ जाती है वो 2 आ जाती है, यानी ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम कौन से ऑर्बिट में होगा, तो भाई साहब सेकंड ऑर्बिट में होगा। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं उनके ऑर्बिटल रेडियस को कैलकुलेट करके कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे कि वो हमारा एटम जो है वो किस स्टेट में है, या फिर एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्टेट में है, या फिर किस ऑर्बिट में है। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए नोट करिए। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हेडिंग डालेंगे आप लोग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए हाइड्रोजन एटम की हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस बनाएंगे, यानी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी एक्साइट होकर किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट होती हैं, और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट नंबर ऑफ फोटोन निकलते हैं उनके बेसिस पे, यानी साइंटिस्ट के बेसिस पे क्या कर दिया गया, उनका अलग अलग नाम रख दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है जो n = 2 से 1 में जाता है, या फिर 3 = 2 से 1 में जाता है, या फिर सॉरी n = 3 से 1 में जाता है, या n = 4 से 1 में जाता है। तो इसको अलग अलग हमको क्या मिल गया भाई साहब, फोटोन मिले ना, अलग अलग फोटोन मिले। तो उन फोटोन्स का, ठीक है, क्या कर दिया गया है, साइंटिस्ट के बेसिस पे अलग अलग नाम रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि भाई साहब बोर की थ्योरी क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए ही वेरीफाइड है, ठीक है, वैलिड है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रल लाइन बनाते हैं, और डिफरेंट एटम के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि भाई हाइड्रोजन लाइक एटम, अब देखिए हमने जो क्वेश्चन किया जिसमें बेरिलियम का हमको क्या बताना था, एनर्जी लेवल बताना था, उसमें भी हमने बात की Be+3 की, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम की सिंगल इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जिसमें क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए पहले डिफरेंट एनर्जी स्टेट बना लेते हैं। बन गई डिफरेंट एनर्जी स्टेट। अब ये क्या है, n = 1, ये है n = 2, ये है n = 3, ये है n = 4, ये है n = 5। अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बोलो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी एनर्जी बोलो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो आपको एनर्जी याद हो गई होंगी ना हाइड्रोजन एटम की। और इसकी बोलो भाई साहब -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसकी बोलो तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी एनर्जीज आपकी होती हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर n = 2 से 1 में आता है, n = 3 से 1 में आता है, n = 4 से 1 में आता है, सॉरी ऐसे बनाएंगे, n = 4 से 1 में आता है, n = 5 से 1 में आता है, या ऊपर की किसी भी स्टेट से डायरेक्ट कहाँ आ जाता है भाई साहब, ऊपर की हमने मान लिया इनफाइनाइट स्टेट तक है, और ऊपर की किसी भी स्टेट से कहाँ आ जाता है, डायरेक्ट 1 में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन अपन को मिल रही हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को क्या बोला गया, लाइमन सीरीज, क्या बोला गया, ठीक है, लाइमन सीरीज बोला गया, ठीक है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट के बेसिस पे यहाँ पे नाम रखे गए हैं, जो हम लोगों को डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन मिली। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से डायरेक्ट 1 में आता है, तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज़ मिलती है, इसको अपन बोलते हैं लाइमन सीरीज़। अब यहाँ पे बात देखिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है भाई साहब, n = 3 से 2 में आता है, या फिर n = 4 से 2 में आता है, या फिर n = 5 से 2 में आता है, या फिर किसी भी स्टेट से डायरेक्ट कहाँ आ जाता है भाई साहब, 2 में आ जाता है, तो ये वाली जो अपन को सीरीज़ मिलती है, इसको बोलते हैं अपन बामर सीरीज़। क्या बोलते हैं, बामर सीरीज़ बोलते हैं। तो समझ में आ रही है ना चीज़ें। ये सारा ट्रांजिशन आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ चुके होंगे ना ये सारी चीज़ें।
ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन n=4 से 3 में आता है, या n=5 से 3 में आता है, या फिर n=6 से, ये मान लीजिए हमने एक स्टेट और बना दी, ठीक है, और n=6 से कहाँ आता है, डायरेक्ट n=3 में आता है, या फिर किसी भी स्टेट से डायरेक्ट कहाँ आ जाता है भाई साहब, n=3 में। तो ये वाली जो सीरीज़ मिलती है इसको अपन बोलते हैं पाश्चन सीरीज़। स्पेलिंग आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज़ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मान लीजिए n=5 से 4 में आ रहा है, या फिर n=6 से 6 से किसी स्टेट में आ रहा है, फिर किसी भी स्टेट से डायरेक्ट किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है। तो ये वाली जो स्टेट अपन को मिलती है इसको अपन बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। ये सब अलग अलग नेम है। बस क्या किया गया है, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है जब कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर किसी मतलब कि किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं उनको क्या कर दिया गया है, बस नाम दे दिया गया है एक अलग, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही मैं बना रहा हूँ। अब देखिए अगर अपन यहाँ पर बात करें कि ये कहाँ जाती है, n=6 से अगर कोई लाइन n=5 में आती है, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट से कहाँ आती है भाई साहब, n=5 में आती है, तो इसको अपन बोलते हैं पी फंड। क्या बोलते हैं, पी फंड, ठीक है। इसके आगे भी एक दो होती हैं, ठीक। तो हमारे सिलेबस में इतना ही देखा गया है। चलिए अब यहाँ पे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज। तो समझ में आ गया ना। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई हैं उसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से सीधे ग्राउंड स्टेट में जाता है तो जो सीरीज़ मिलती है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज़। अगर मतलब किसी भी इनफाइनाइट स्टेट से या फिर किसी भी स्टेट से अगर n=2 में जाता है तो बामर, n=3 में जाता है तो पाश्चन, n=4 में जाता है तो ब्रैकेट, n=5 में जाता है तो पी फंड, ठीक है। ये सारी हमारी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन है जिनको डिफरेंट स्टेट के बेसिस पे बनाया गया है, ठीक। अब देखिए, अब अगर हमको पता करना हो भाई साहब इन सारी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो या फिर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बनाइए, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए इस डायग्राम में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन n=2 से 1 में जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये वाली जो सीरीज़ है n=2 से 1 में जो स्पेक्ट्रल लाइन जा रही है इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर 3 से 1 में जा रही है तो क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर n=3 से 2 में जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कब आती है, जब n2 की वैल्यू 2 होती है एंड n1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज कब आती है, जब n2 की वैल्यू 3 होती है एंड n1 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज की तो फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज कब आती है भाई साहब, फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज कब आती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n2=4 से n1=3 में जाता है, तब आती है हमारी कौन सी सीरीज भाई साहब, फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज। इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब अगर हमको कैलकुलेट करनी हो इसकी वेवलेंथ, अगर हमको लाइमन सीरीज की क्या करनी हो भाई साहब, वेवलेंथ पता करनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एनर्जी = क्या होता है, hc/λ होता है, ठीक। यानी कि जिसकी एनर्जी, जिस स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं क्या एनर्जी कम होती जाती है कि बढ़ती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लाइमन सीरीज़ की, सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ किस स्पेक्ट्रल लाइन की होगी, तो मैं बोलूँगा जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है लाइमन सीरीज़ की, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। देखिए कैसे, अगर मैं लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइमन सीरीज़ की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी का गैप आएगा वो आएगा -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू अनदर स्टेट, ठीक है। अनदर स्टेट से क्या है, हमारी कम है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जब n=2 से 1 में आ रहा है तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या है भाई साहब,
बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं बोलूँगा जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ होगी, तो मैं अगर लैम्डा मैक्स की बात करूँ फॉर लाइमन सीरीज़ के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ, चलिए ऐसे रफ कर देता हूँ। देखिए अगर मैं लाइमन सीरीज़ की बात करूँ, देखिएगा ध्यान से, लाइमन सीरीज़, अगर मैं लाइमन सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करूँ, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो होगी लाइमन सीरीज़ की, ठीक है, फर्स्ट लाइन जो होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। एंड अगर लास्ट लाइन की बात करूं तो लास्ट लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी, किसके लिए, लाइमन सीरीज़ के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट लाइन जो होगी बामर सीरीज़ की, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई साहब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाता है ना एनर्जी के लैम्डा, देखिए लैम्डा जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, बात समझ में आ रही है। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसी की तो लैम्डा ज़्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी क्या है भाई साहब, कम है। अगर लाइमन सीरीज़ की बात करूँ तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, एज़ कम्पेयर टू अनदर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो लास्ट लाइन जो होगी लाइमन सीरीज़ की उसकी मिनिमम एनर्जी होगी, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ होगी। बात समझ में आ रही है, चलिए बात समझ में आ गई इसको, तो नोट करिए इसको, यहाँ पे लिख दीजिएगा लाइमन सीरीज, और फर्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा मैक्सिमम वेवलेंथ एंड लास्ट लाइन में लिख लीजिएगा मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। बात समझ में आ गई हाइड्रोजन लाइन लाइट के लिए। अब देखिए अगर हमको भैया निकालनी हो वेवलेंथ, ठीक है, हमको निकालनी हो वेवलेंथ किसके लिए, बामर सीरीज के लिए, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिलीज्ड व्हेन ट्रांजिशन ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, व्हेन ट्रांजिशन ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। आपसे क्या बोल रहा है भाई साहब, आपको उस लाइन की वेवलेंथ, उस स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ बतानी है लाइमन सीरीज में जो क्या हो रही है, ट्रांजिशन होके आ रही है थर्ड स्टेट से, यानी कि थर्ड ऑर्बिट से कहाँ पे आ रही है, सीधे फर्स्ट में आ रही है, तो वो लाइमन सीरीज के अंदर आएगा। तो आपसे बोला थर्ड ट्रांजिशन बताना है आपको, थर्ड ट्रांजिशन की वेवलेंथ बतानी है लाइमन सीरीज में क्या होगी। तो भाई साहब हम बोलेंगे N2 की वैल्यू वहाँ क्या रहेगी 3, यानी N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, N2 की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन N1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 1। ये किसके लिए होगा भाई साहब, लाइमन सीरीज के लिए, ध्यान रखिएगा लाइमन सीरीज के लिए जो N2 की वैल्यू होगी वो 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन N1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड, किसी भी स्टेट से 1 में आएगा तभी लाइमन सीरीज के अंदर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे बोल रहा है कि अगर थर्ड एनर्जी स्टेट यानी N2 की वैल्यू कितनी दी है 3, और वो कहाँ पे आएगा, N1 मतलब कि 1 में आएगा, तो आपसे बोला इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, अरे Hc/λ होता है भाई साहब, ठीक। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 to 1 जा रहा है, तो थर्ड एनर्जी कितनी होती है -1.51, और अगर फर्स्ट एनर्जी की बात करें तो माइनस का 13.6, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 13.6। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.51 तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई साहब 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 12, तो क्या, तो 12.09 इनकी एनर्जी का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, तो 12.09 इनकी एनर्जी का डिफरेंस लिखेंगे, और यहाँ से क्या बोल देंगे हम लोग भाई साहब Sc अपॉन में लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 12400 अपॉन में 12.09, ये क्या आ गया एंगस्ट्रॉम, ये इसकी क्या आ गई भाई साहब एनर्जी आ गई। अब अगर बात करें यहाँ पर तो एक फॉर्मूला भी आता है हमारा डायरेक्ट सा रिडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक उस फॉर्मूले के जरिए ही आप लोग निकालें, ठीक है। तो भाई साहब अगर लाइमन सीरीज़ की बात करें तो N2 की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है 1 से लेके 2 से लेके इनफाइनाइट तक, हमेशा क्या है 1 से लेके इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि 1 क्या है, 1 तो हमारी लाइमन सीरीज़ की क्या है रेफरेंस पॉइंट है ना, तो 1 हमने क्या है N1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 1, ठीक है, N1 की वैल्यू क्या रहेगी फिक्स 1, लेकिन N2 की वैल्यू 2 से इनफाइनाइट तक हो सकती है, ये लिख लीजिए लाइमन सीरीज़ के लिए, लिख लिया। अब अगर बामर सीरीज़ की बात करें, ठीक है,
बामर सीरीज़ की अपन बात करें तो बामर सीरीज़ के लिए n2 की वैल्यू तो क्या रहेगी, 3 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन n1 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। अगर इसी तरीके से पाश्चन सीरीज़ की बात करें, ठीक है, अगर इसी तरीके से किसकी बात करें भाई साहब, पाश्चन सीरीज़ की, तो पाश्चन के लिए n2 की वैल्यू तो क्या रहेगी, 4 टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो n1 की वैल्यू होगी वो हमेशा 3 रहेगी। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे रेडबर्ग एनर्जी एंड रेडबर्ग फार्मूला। आप लोग हेडिंग डालेंगे रेडबर्ग एनर्जी एंड रेडबर्ग फार्मूला, यानी कि रेडबर्ग एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर रेडबर्ग फार्मूला से अगर हमको किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए रेडबर्ग एनर्जी, ठीक है, एंड रेडबर्ग फार्मूला। ओके, अब देखिए रेडबर्ग एनर्जी एंड रेडबर्ग फार्मूला आपने हेडिंग डाल लिया। अब देखिए इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो अपन ने अभी लाइमन सीरीज, पाश्चन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज पढ़ी, ठीक है, पी फंड पढ़ा, ठीक है, इन सब के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं कि भाई साहब इनके अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये सारी जो हमारी लाइंस है, हमने क्या बनाई थी, इस तरीके से लाइंस बनाई थी भाई साहब, ठीक, ऐसे लाइंस बनाई थी, ठीक, ऐसे बनाई थी। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो हमारी लाइंस हैं, ठीक है, ये किस स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं, यानी आपसे स्पेक्ट्रम पूछ दिया जाए कि भाई साहब ये जो लाइमन सीरीज़ है ये कौन से स्पेक्ट्रम में पाई जाती है, बामर सीरीज़ कौन से स्पेक्ट्रम में पाई जाती है, मतलब कि स्पेक्ट्रम के किस रीजन में पाई जाती है, हमसे क्या पूछेगा, स्पेक्ट्रम के किस रीजन में पाई जाती है, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है, विजिबल रीजन में पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भाई साहब जो लाइमन सीरीज़ होती है, जो लाइमन सीरीज़ होती है वो हमारे स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रीजन यानी यूवी रीजन में पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग बामर सीरीज़ की, तो जो बामर सीरीज़ होती है ये विजिबल रीजन में पाई जाती है, ठीक है, और विजिबल रीजन की अपन वेवलेंथ जानते हैं 4500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, ये अपन जानते हैं ना इसकी वेवलेंथ, 4500 से 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ये विजिबल रीजन। तो भाई साहब जब हम ये सारे स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा गया था तो उसमें जो सबसे पहले सीरीज़ पकड़ में आई थी वो बामर सीरीज़ पकड़ में आई थी, क्योंकि भाई साहब अल्ट्रावायलेट को तो अपन नहीं देख सकते, बामर को अपन देख सकते हैं। और जो आगे की सीरीज़ मिली थी हमको, पाश्चन मिली थी, ठीक है, ब्रैकेट मिली थी, पी फंड मिली थी, ये सारी जो पाई जाती हैं वो स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं। कौन से रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। तो इंफ्रारेड की भी वेवलेंथ क्या होती है, हमारी आंखों से विजिबल नहीं होती है, तो ना तो हम इंफ्रारेड को देख पाए थे, ना ही हम किसको देख पाए थे, अल्ट्रावायलेट को। तो भाई साहब जो बामर सीरीज़ है वो हमारे विजिबल रीजन में आती है। इसी वजह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के में सबसे पहले जिस सीरीज़ को देखा गया था उस सीरीज़ का नाम था बामर सीरीज़, ठीक है। तो आपसे पूछ भी सकता है कि भाई साहब बामर सीरीज़ में किस, मतलब कि आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस सीरीज़ को सबसे पहले देखा गया था, तो आप क्या बोलेंगे, बामर सीरीज़ को, क्योंकि बामर सीरीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे विजिबल रीजन में लाई करती है, हम लोग उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं रेडबर्ग फार्मूले की या फिर रेडबर्ग एनर्जी की। अब अगर रेडबर्ग एनर्जी की बात करें अपन, तो रेडबर्ग एनर्जी क्या होती है भाई साहब, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अपन एनर्जी लिखें तो एनर्जी अपन ने क्या देखी थी, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आती थी टोटल एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, यही तो आती थी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस एनर्जी में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय Hc, ठीक है। Hc से हम लोग क्या कर देते हैं भाई साहब, मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड Hc से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए जब इस वाली एनर्जी में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे यानी -13.6 इंटू Hc अपॉन में Hc जब करेंगे तो ये आती है Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आती है जो एनर्जी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म होता है इसको अपन लिख देते हैं R,
इसको अपन क्या लिख सकते हैं R, यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू अपन सॉल्व करते हैं तो इससे वैल्यू आती है, एक हमारा कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो जो एनर्जी अपन की आ जाती है जब हम लोग इसको Hc से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी आती है वो आती है -RCH/Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो एनर्जी आती है ये एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है भाई साहब, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये कब होता है, जब हम लोग इसमें इस एनर्जी में हाइड्रोजन लाइक एटम की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उसमें डिवाइड करते हैं Hc से एंड मल्टीप्लाई करते हैं Hc से, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड C क्या होता है, C होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो ये क्या होती है भाई साहब, एनर्जी निकल के आ जाती है, ये क्या है, रिडबर्ग एनर्जी। इसको अपन नाम देते हैं रिडबर्ग एनर्जी। क्या नाम देते हैं, रिडबर्ग एनर्जी, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कितनी होती है, -RCH/Z² इलेक्ट्रॉन। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 1 रिडबर्ग एनर्जी होती है, हम बोलेंगे जो 1 रिडबर्ग एनर्जी होती है वो इक्वल होती है किसके भाई साहब, जो हमारी एनर्जी निकलती है हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है। यानी 1 रिडबर्ग एनर्जी बराबर होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। ये तो कब आती है, जब हम अपन Hc से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिडबर्ग एनर्जी के फॉर्म में ये फॉर्मूला आ जाता है। अब अगर मान लीजिए कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है जो किसी N2 स्टेट से N1 स्टेट में डी एक्साइट होके आता है, ठीक है, तो हम लोग अगर उसकी एनर्जी लिखना चाहें या उसकी वेवलेंथ लिखना चाहें, मान लीजिए वो जो लाइट की जिस एनर्जी का फोटोन वो एमिट करता है, उस एनर्जी का फोटोन अगर हम लोग उसकी वेवलेंथ लिखना चाहें किसके टर्म में भाई साहब, हाँ, रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में, तो देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। रिडबर्ग एनर्जी आपको पता चल गई, RCH/Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर बात करें यहाँ पर इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ऐसे बोल सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट N2 to N1, देन एनर्जी डिफरेंस क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, E2 - E1 आएगी, ठीक है। और अगर अपन E2 की वैल्यू लिखें तो E2 क्या होगा, E2 होगा Hc अपॉन में कितना हो जाएगा भाई साहब, जल्दी बताइए। अगर यहाँ से देखें तो E2 क्या होगी, E2 - E1 निकाल सकते हैं ना, तो E2 क्या हो जाएगी भाई साहब, यहाँ से लिखेंगे 13.6, ऐसे लिख सकते हैं ना, -13.6 Z² अपॉन में N2 का स्क्वायर, ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, E2 की एनर्जी। और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ लिख देंगे माइनस का 13.6 Z² बाई कितना, N2, ऐसे लिखेंगे माइनस का, ठीक है, N1 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो जो अब यहाँ से हमने क्या किया, 13.6 कॉमन लिया, तो भाई साहब जब 13.6 कॉमन लिए और Z² भी कॉमन लिए, तो यहाँ से जो हमारी एनर्जी आती है वो आती है 1/N1² - 1/N2², ये आ जाता है, ठीक है। ये कैसे आता है, जब ये माइनस का 13.6 है ना, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखिए ये जब इसको करेंगे तो यहाँ से देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा एंड ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी आई है कितनी आ गई, 1/N1² माइनस का 1/N2²। अब जो चेंज इन एनर्जी आई है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये बात तो आप लोग समझ गए, तो हम क्या डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से ऐसे 13.6 Z², और इसको लिख सकते हैं 1/N1² माइनस 1/N2²। यहाँ माइनस होता है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, E2 को क्या लिख सकते हैं सर भाई, Z²/N2², और E1 को क्या लिखेंगे, Z²/N1²। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा,
बात समझ में आई। तो जब ये पलटेगा तो यहाँ हो जाएगा n1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब चेंज इन एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, SC अपॉन में लैम्डा लिख सकते हैं, इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है लेमडा की वैल्यू, तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 13.6 अपॉन में SC और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, R, इसको क्या लिख सकते हैं R। अभी जब अपन ने रडबर्ग एनर्जी निकाली तो देखा था ना, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। तो जो हमारी जो वेवलेंथ आती है वो क्या आती है, यहाँ से आ जाती है भाई साहब R जेड स्क्वायर, ठीक है, R जेड स्क्वायर और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये जो एनर्जी अपन की आती है, ये एनर्जी आती है, इसको अपन बोलते हैं रडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। ये जो वेवलेंथ आती है और ये जो फॉर्मूला अपन का निकल के आया है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं रडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप R की वैल्यू जो हमने बताई वो पुट करके करेंगे तो आप इससे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होके आ रहा है N2 से N1 में, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। बट आपको क्या पता होना चाहिए, रडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हमने जो पहले भी निकलवाया था कि अगर N2 से N1 में जा रहा है तो हम क्या करेंगे भाई साहब, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इनकी एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर इज इक्वल टू SC अपॉन लेमडा रख देंगे। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बात समझ में, दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। बस मॉडर्न फिजिक्स के सवाल बढ़िया से लगने चाहिए, अच्छे से, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। इस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं, रडबर्ग फॉर्मूला। और जो एनर्जी आई थी अपन की वो कितनी आई थी, -RCH जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रही है हमारी रडबर्ग एनर्जी। तो रडबर्ग फॉर्मूला एंड रडबर्ग एनर्जी के बारे में आप लोग समझ गए अच्छे से, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप हमसे विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।